मुस्कान उसने अब उसकी बेटी के सामने मारा है या नहीं मारा ये तो बात नहीं पता, पर उसकी बेटी को एग्जैक्टली पता था कि पापा ड्रम में। उसने पुलिस को बयान दिया पापा ड्रम में। अब उस बेटी का ट्रॉमा किस लेवल का हो जिसने अपने बाप को ड्रम में देखा है। सच में क्या दिमाग कभी साइलेंट हो सकता है? मैंने बुद्धा को जब पहली बार सुना और जाना कि बुद्धा साइलेंट माइंड था उसका, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ था कि ऐसे किसी का माइंड साइलेंट कैसे हो सकता है। कई लोग जो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता हम किस रास्ते चले, कौन हमें संभालेगा। एक्सेस कॉन्शियसनेस इतनी सुंदर मोडालिटी है कि सब कहते हैं अपने आप से प्यार करो, पर कैसे प्यार करो ये तो कोई सिखाता ही नहीं है। वो लोग जरूर मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं जो फैमिली में रहते हैं और जिनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स या नियर एंड डियर वंस इस तरह से बोलते हैं कि तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तुझे फैमिली से कोई मतलब नहीं है। सब कहते हैं लर्न टू से नो, पर कैसे नो करो हम बोल ही नहीं पाते हैं। यू नो एक बहुत ओल्ड सेइंग है हमारे यहाँ कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। आई डोंट बिलीव इन इट, आई टोटली डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि जितना दुख आपको ब्लड रिलेटिव्स देते हैं ना उतना कोई नहीं दे सकता। अभी रिसेंटली आप इस मैटर में वो भी देख सकते हैं, आईआईटी बाबा का सबसे मेन टॉपिक यही था कि माँ बाप क्या कर सकते। माँ बाप का मेन मोटिव सिर्फ तुम्हें पैदा करना और पढ़ाना नहीं है, उनका मोटिव तुम्हें प्यार देना है। जो औरैया में हुआ वो हमारी हर बात से रिलेट करता है। पहली चीज माँ बाप का ईगो कि लव मैरिज नहीं करानी है। दूसरी चीज उसको किसी ऐसे के संग बांध दिया जिससे उसका कोई कनेक्शन शायद ना हो, जो आप कार्मिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। क्लियरिंग स्टेटमेंट एक ऐसा मैजिकल स्टेटमेंट है। कभी मैजिक माइंड सुना है कि बस ऐसे घुमाया और रिलीज हो गया? वो सब आपका सबकॉन्शियस से निकल देता है, क्योंकि जितनी भी ट्रॉमेटाइज मेमोरीज होती है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर। आकाशिक रिकॉर्ड से जो हमारे पास्ट कर्मास लिखे या जो हमारी लाइफ डेस्टिनी डिसाइडेड वो भी बदली जा सकती है। 100%। आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों को ना बड़ा शौक होता है एंटीक्स रखना। एंटीक्स जनरली लेने नहीं चाहिए मार्केट के, और ये सब या मिरर्स लेने नहीं चाहिए। बंजारा मार्केट इस मामले में बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना कि सस्ते में मिल जाता है, चलो खरीद लो। एंटिटीज सबसे ज्यादा अटैच होती हैं मेटल से। देखो यश, लोगों को ना बड़ी दिक्कत होती है दो चीजों से। सबसे पहली चीज, उन्हें कई लोगों को नींद ढंग से नहीं आती और एक उनका पेट साफ नहीं होता। ये दो चीज अगर आपकी लाइफ में है ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ दिस इज द ब्लेसिंग इफ यू आर गेटिंग, बाकी एवरीथिंग इज बोनस। हाय दोस्तों, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ माइंड प्रोग्रामिंग और हीलिंग से जुड़ा है, बल्कि एक डीपर रियलिटी से कनेक्ट करता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक ऐसी वो है जिससे हम अपनी रियलिटी खुद लिख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम अपनी रियलिटी खुद लिख सकते हैं? क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं? हमारी तकलीफ़ें, हमारे सॉल्यूशंस इसी में छुपे हो सकते हैं। आज हमारे साथ हैं वर्षा शांगल जी, जो लोगों की लाइफ देश ही नहीं विदेश में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिफॉर्म कर चुकी हैं। हम उनसे जानेंगे क्या सच में हम अपनी लाइफ को शिफ्ट कर सकते हैं या सिर्फ ये एक इल्यूज़न है। साथ ही हम कुछ रियल लाइफ केसेस जैसे मेरठ का मुस्कान केस, मैरिज ब्रेकडाउन और पुनर्जन्म जैसे टफ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन होने वाली है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपकी लाइफ जो भी है वो क्या आपके पिछले जन्म से जुड़ी हुई है या इस जन्म के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। राधे राधे मैम, कैसे हैं? थैंक यू। मैम, सबसे पहले हमने जो आपके बारे में रिसर्च करी और देखा तो पता चला कि आपने बहुत इंटरनेशनल और नेशनली लोगों को एक्सेस कॉन्शियसनेस से हील किया है। तो एक्चुअली में ये एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या है? क्या लिटरली में इससे बंदे के पॉइंट्स और जो बैक मेमोरीज हैं या अपना पेन है वो एक्चुअली में हील किया जा सकता है? एक्सेस कॉन्शियसनेस मैं आपके थ्रू व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि एक साइंटिफिक मोडालिटी है जो साइंस ने प्रूव करी है, और ये डायरेक्टली आपकी सेल्स के ऊपर काम करती है। देखो हम सब, हमारी फिजिकल बॉडी है और ये सारी फिजिकल बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, वेन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये चलते सब किस पे हैं? सेल्स पे। सब कुछ बने सेल्स से ही हैं। सेल्स हमारे, अगर डिप्रेशन हमें होता है या कोई डिजीज़ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, डिजीज़ होती है हमें, या हम ईज में नहीं होते हैं, किसी भी तरह की इलनेस, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी सेल्स की शेप एलिप्टिकल हो जाती है। और एक आदमी जो बिल्कुल हेल्दी है, हैप्पी स्टेट में है, जॉयस है, उसकी सेल्स की शेप हमेशा ही स्फेरिकल होगी।
तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है और इसी वजह से बार्स, जब हम एक्सेस कॉन्शियसनेस आपके ऊपर करते हैं, जिसका पहला लेवल होता है एक्सेस बार्स, जो कि 32 पॉइंट्स होते हैं हमारे सर पे और सबके सरों पे, जब हम जेंटली वो प्रेस करते हैं तो आपकी सेल्स की शेप्स दोबारा से चेंज होने लगती है। बहुत ही, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो सेल, हम क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि किसी की बातें हमें चुभती हैं, इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, थॉट प्रोसेस हो गए, हम खुद ही अपनी रॉन्गनेस में आ जाते हैं, अपने आप को जज करने लगते हैं। या आपने देखा होगा बहुत लोगों के ना बहुत नेगेटिव थॉट जी, प्रोसेस अपने होता है। बारे में। हाँ, अपने बारे में भी और दुनिया जी, के बारे में भी जी, बहुत ही, वो हर चीज़ में डिस्ट्रक्शन सोचते हैं, वो चाहते नहीं हैं, बिल्कुल। फिर भी मे बी उनकी अपब्रिंगिंग के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू वो इस तरह के बन जाते हैं कि वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ उनकी सेल्स पे, उनकी मेमोरी सिस्टम में और उनके पूरे बिलीव्स पे काम करती है। एक्सेस कॉन्शियसनेस वो सारा कुछ रिलीज करता है और बहुत आपको ईज में लाता है। तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, यू वोंट बिलीव यश, मैंने इससे कितने लोगों को हील किया है। मैं इसकी सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ, जो कि जी, मैं इसका सेकंड लेवल फाउंडेशन ले सकती हूँ, जो एडवांस लेवल होता है। एंड यू वोंट बिलीव, कोई ऐसी मोडालिटी आपने कभी सुनी होगी जो सिर्फ आप आमने सामने बैठे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और कुछ हम क्लियरिंग स्टेटमेंट्स आपके ऊपर कर रहे हैं, बातों बातों में से आपके अंदर से वो हैवीनेस रिलीज करते हैं और आप बहुत ईज में आ जाते हो। क्योंकि देखो, रहना आपको इसी रियलिटी में है, आप यहाँ जी, से एस्केपिज्म तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो क्या हो कि सब आपको ना फिक्स करना है इस रियलिटी को, ना फाइट करना है, ना अगेंस्ट में जाना है, ना इसकी रॉन्गनेस को देखना है, उसके अलाउंस में आके आप अपनी जिंदगी बनाओ। जी। वो ये चीज एक्सेस कॉन्शियसनेस करता है। जो आपने एक्सेस कॉन्शियसनेस में बार्स की बात की, तो हमारे माइंड में 32 बार्स होते हैं, जो इनको। माइंड में नहीं, एक्चुअली जी, में हेड में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक्सेस कॉन्शियसनेस ने जी, इन्वेंट कर रखे हैं। इसमें जी, गैरी डगलस जो इसके फाउंडर हैं और डॉक्टर डेन हीर को फाउंडर हैं। जी, तो गैरी डगलस को ये डाउनलोड हुए थे, क्वेश्चन उन्होंने बहुत पूछा और उनको एक नेचुरली डाउनलोडिंग हुई, जिसमें से उन्होंने देखा कि 32 पॉइंट्स जब उन्होंने जेंटली रब करने शुरू किए सर पर, तो वहाँ से लोग कहते हैं और मैंने भी देखा है कि लाइफ टाइम्स का आपके जितनी भी स्टक एनर्जीज है वो रिलीज होने लगती है। देखो, हम ये प्रूव कर चुके हैं, आपके व्यूवर्स ज़रूर ये मानेंगे और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप बहुत सारे जन्म जी कर आए हो। बिल्कुल। ये, इसमें कोई डाउट नहीं जी, है, ये साइंस भी मानती है कि हम जी, पास्ट लाइफ जी कर आ चुके बिल्कुल। हैं। और आप अगर इसमें सनातन धर्म से देखो तो भाई हम हर तरह की योनि से निकल कर आए हैं, जो हम बिल्कुल। 33,000 करोड़ 84 लाख की। 84 लाख हम जो कहते जी, हैं हम योनियां जी कर आए हैं, बिल्कुल। वो ये बात सच है। जी, क्योंकि जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी और जो मेरे कुछ क्लाइंट्स से भी, जब मैं उन्हें डीप हिप्नोसिस में लेकर गई और उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी हैं, उन्होंने देखा कि वो जानवर भी थे, पक्षी भी थे, पेड़ पौधे भी थे, क्रिस्टल्स भी थे, रॉक्स भी थे, और हर तरह की मनुष्य योनि उन्होंने जी रखी थी। मैंने अपनी खुद भी देखी है। तो आप वो देकर आए और उनके बिलीव्स आप लेकर आए हो, तभी तो हमारी सोल डीएनए, सोल मेमोरी होती है, जो हम आकाशिक रिकॉर्ड से भी पता कर लेते हैं। जी, जब हम उन 32 पॉइंट्स को अपने सर पे, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, उन्हें जेंटली रब करते हैं, प्रेस करते हैं, तो लाइफ टाइम्स की जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, स्टक मेमोरीज हैं, स्टकनेस है, वो सारा कुछ वहाँ से रिलीज होने लगता है। एंड वोंट बिलीव यश, मेरे क्लाइंट्स ने कहा है, जैसे लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद ही नहीं आती है, जी, अजीब सी बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, डाउट होता है, फियर होता है, जो हमें सबकॉन्शियस माइंड से आता है, जिसे हम कई बार एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे होते हैं। मैं आपको अपना बताती हूँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अब इस लाइफ में जी, मेरे साथ पानी का कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बिल्कुल। लेकिन मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ देखी, मैंने देखा कि मैं ड्राउन हो गई थी अपनी एक पास्ट लाइफ में, तो वहां से मैं कैरी करके आ रही हूँ। अब पहले तो मैं पानी को देखकर ही घबरा जाती थी, अब इतना हो गया है कि हाँ चलो, मैं वाटर स्पोर्ट्स कर लेती हूँ, थोड़े से अपने पैर भिगा के बैठ जाती हूँ, अब मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग कर लेती हूँ, अब मुझे इतना डर नहीं लगता। जी, पर ये हुआ कैसे, जब मैंने वहाँ की इम्प्रिंट्स रिलीज करने शुरू किए अपनी स्पेस से। तो सब कुछ स्टोर्ड आपके अंदर ही है, जो डीएनए हम कहते हैं ना, हम डीएनए मेमोरी ला रहे हैं, हम इसी लाइफ की, अपने एंसेस्टर्स की ही डीएनए नहीं ला रहे होते हैं मेमोरीज, हम पास्ट लाइफ की भी लेकर आ रहे होते हैं। और वो जब हम प्रेस करते हैं एक्सेस बार्स और एक्सेस फाउंडेशन, जिसमें हम बहुत डीप प्रोसेसेस करते हैं, वहाँ से वो रिलीज होने लगता है और आपकी लाइफ बिल्कुल ही ईज में आ जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इमोशनल पेन में होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते, जैसे आप बता रहे हैं, उनका इमोशनल पेन होता है। तो वो क्या जो इस लाइफ में घटित हुआ है उसी का होता है, कि कभी कभी वो पुराने कर्मों या पुराने कार्मिक रिकॉर्ड भी होता है? आपको एक बात बताती हूँ यश, आपने बहुत सुंदर चीज़ पूछी है। मैं आपको अपना एग्जांपल लेती हूँ। आई एम फ्रॉम अ वेरी डिसफंक्शनल फैमिली। मैंने हमेशा अपने पापा को गुस्सा होते ही देखा, लड़ाई झगड़ा करते ही देखा।
टू सच एन एक्सटेंट कि वो ना सामान उठा उठा के फेंक देते हैं। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। मैं जब आकाशिक रिकॉर्ड्स करने लगी तो ऑफ कोर्स एक मन में जिज्ञासा होती है कि हमने ऐसी फैमिली चूज़ क्यों करी। मैं अपने फादर से इतना डरती थी, यू वोंट बिलीव, मैं कभी उनके सामने बैठी नहीं। मुझे याद नहीं आता कि मैं कभी अपने फादर के सामने बैठी होंगी खड़े होके, और वो भी डिस्टेंस पे, और वो ऐसे अगर है ना तो मैं पीछे ही खड़ी होंगी उनके, आमने सामने भी नहीं। अब आप समझ लो मैं कितनी कंजर्वेटिव और रिजिड फैमिली से रही होंगी। ये सब होते हुए जब मैंने अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट देखा तो कुछ चीज़ें, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिफाइंड होती हैं, आप सोल लेवल से लेकर आ रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे बहुत ही झगड़े में जब बच्चे पैदा होते हैं जिनके साथ फिजिकल वर्बल सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा होता है, वो ना ट्रस्ट इश्यूज उनके साथ बहुत बिल्कुल नहीं होते, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। जैसे मैंने कभी भी अपने फादर मदर के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ। तो जब मैं इस लाइन में आई, और कहते हैं ना कि जिस तरह के आपके फादर होते हैं वो ही एक रिफ्लेक्शन आप अपने हस्बैंड में भी देखते हो। मेरे हस्बैंड में भी बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज और ये सब थे, तो आई हैड गॉन थ्रू अ वेरी अब्यूजिव मैरिज। लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, एक अंदर से भी विल पावर होती है, जो ये मैं सब व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ। ये मत सोचो कि आप अगर एक लेडी हो तो ये बर्दाश्त करना आपकी डेस्टिनी है। मैं इतनी हाईली एजुकेटेड भी नहीं थी उसे, मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ, वहाँ पे ना लड़कियों को अगर पढ़ाते लिखाते भी थे तो कभी मेरे फादर मदर ने ना मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। इट्स लाइक दिस यश कि आई वॉज एन अनवांटेड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। अब ये फीलिंग जब आपको पता होती है कि आप अपने पेरेंट्स को पसंद ही नहीं हो और आपके छोटे भाई को या बहन को ज़्यादा प्रिविलेज मिल रही है आपसे हर चीज़ में, तो बच्चा ना अंदर से बड़ा वैसे ही कुंठित हो जाता है, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाता है। लेकिन आप इसे हमेशा कैरी करो, ये आपकी चॉइस होती है। मैंने इसे कैरी ना करके अपने लिए स्टैंड लेना माना कि मैं अपने लिए खुद खड़ी होंगी, और उस बेसिस पे मैं स्क्रिप्टिंग बहुत मानती हूँ। एंड यू नो एक पॉइंट आता है जब आप बहुत पूजा पाठ भी कर लेते हो, आपको जवाब भी नहीं मिलता है। देखो मैं इसमें यहाँ पे ना, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द पीपल दोज हु वर्शिप। मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, हिंदू फैमिली से हूँ, सनातनी हूँ, तो पूजा पाठ हम क्यों नहीं करेंगे, मंदिर जाना सब कुछ मैं मानती हूँ इन चीज़ों को। लेकिन मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि भगवान उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हुई, स्क्रिप्टिंग शुरू करी, भगवान से बात, एक कहते हैं ना कि हम जनरली लोगों को होता है गए मंदिर या घर के मंदिर में पूजा पाठ करी, हाथ जोड़े, भोग लगाया और बैठ गए। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ 5 मिनट मिनिमम बैठो और उससे बात करो, उसके बाद उसकी सुनो, साइलेंस में बैठ जाओ और उसकी सुनो। मैं ये करना शुरू करती थी और मैंने उससे ना बहुत मांगा कि भगवान बिल्कुल शांति नहीं है। एक पॉइंट आपकी लाइफ में ऐसा आता है कभी यश कि जब आप कुछ चीज़ लिखते हो और उस पर आप कहते हो ऐसा हो सकता है। मेरे लिए आता था पीस को लेकर, साइलेंस को लेकर, कि सच में क्या दिमाग कभी साइलेंट हो सकता है। मैंने बुद्धा को जब पहली बार सुना और जाना कि बुद्धा साइलेंट माइंड था उसका, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ था कि ऐसे किसी का माइंड साइलेंट कैसे हो सकता है। माइंड तो हमेशा वर्किंग रहता है, थॉट्स आते ही रहते हैं, ये कैसे हो सकता है। यू वोंट बिलीव, मैंने स्क्रिप्टिंग लिखनी शुरू करी, आई हैव साइलेंट माइंड, और अंदर से ना मुझे सरप्राइज की, वंडर की एनर्जीज आती थी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। मेरा तो माइंड हमेशा यू नो कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस में रहता है। फिर मैं लिखती थी पीस, मुझको पीस मिले, आई एम इन पीसफुल स्टेट, वो भी मुझे सरप्राइज होता था। पर मैं यहाँ सबको ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ स्क्रिप्टिंग करो, आपको डाउट्स आते हैं, आप सोचते हो ये इम्पॉसिबल है, पर आप करो, क्योंकि उस तरह से जब आप लिखते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में और सारी वेन्स में वो मैसेजेस जा रहे हैं, और टिंगलिंग सेंसेशन या आपको कुछ भी होता है, वाइब्रेशंस या करंट पास अगर आपको फील होता है, इसका मतलब वहाँ के मॉलिक्यूल्स चेंज होने लगे हैं। आउट ऑफ ब्लू मून, मुझे नहीं पता कैसे मैं इन मोडालिटीज़ में आई और मेरी लाइफ चेंज होने लगी। लाइफ इन द सेंस कि मेरी पूरी रियलिटी चेंज होने लगी। अपनी पूरी फैमिली में, आई स्टे विद माई इन लॉज, सिर्फ मैंने ये कोर्सेज किए हैं, बट आप जिस एनर्जी के होते हो ना, आप वही सराउंडिंग्स और वही एनवायरनमेंट हमेशा अट्रैक्ट करते हो। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट। मैं अपने आप चेंज होती चली गई। मैंने देखा कि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज का भी बिहेवियर मेरे साथ चेंज होने लगा। कैसे? क्योंकि मैंने अपने लिए स्टेप लेना शुरू किया, मैं अपने लिए कमिटेड हो गई और अपने लिए मैंने खड़ा होना सीखा। कई लोग जो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता हम किस रास्ते चलें, कौन हमें संभालेगा। एक्सेस कॉन्शियसनेस इतनी सुंदर मोडालिटी है कि सब कहते हैं अपने आप से प्यार करो,
पर कैसे प्यार करो, ये तो बिल्कुल, कोई किसी को सिखाता ही नहीं, नहीं है। सच में ये कोई नहीं सिखाता है दुनिया। बल्कि मैं बताऊं, मेरी मदर मुझे बोलती थी तू बड़ी सेल्फिश है, हमेशा अपने लिए सोचती है। जी। पर सेल्फिश कैसे हैं ये किसी को नहीं। ये अरे, मैं अपनी सिस्टर की शादी मैंने कराई सारी। जी। उसके लिए मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, मेरी शादी भी नहीं करके गए थे, सिर्फ लड़का मेरे लिए देख कर गए थे। तो उनके बाद 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। मेरी बहन के लिए कोई देखने वाला नहीं था लड़का। प्रेग्नेंट थी मैंने उसके लिए मैंने लड़के देखे। और उस टाइम पर तो ना सिर्फ अलायंस न्यूज़पेपर्स में निकलता था, फ़ोन पे बात होती थी, मोबाइल्स भी नहीं होते थे। आई यूज टू वेक अप द एंटायर नाइट, निकाल रही हूँ उसके लिए, सब देख रही हूँ। तब जब आप ऐसे वर्ड सुनते हो ना, ये वो लोग ज़रूर मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं जो फैमिली में रहते हैं और जिनके पेरेंट्स या सिबलिंग्स या नियर एंड डियर वंस इस तरह से बोलते हैं कि तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है, तुझे फैमिली से कोई मतलब नहीं है। या बहुत हार्श वर्ड्स कई बार पेरेंट्स यूज़ कर जाते हैं अननोइंगली कि बच्चे को कैसा फील होगा। लेकिन ये दिखा देता है फिर कि हमारी क्या अहमियत है, जो मुझे कई बार दिखाई गई और मैं कभी समझी ही नहीं। क्योंकि बच्चा ये एडमिट नहीं कर पाता कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते। ये उसके लिए बड़ा किलिंग एक मैसेज होता है कि नहीं, किलिंग मैसेज है, एक किलिंग। आपके अंदर कुछ मर जाता है कि कैसे ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा बच्चा आपसे प्यार ही नहीं करते। बोलने में नहीं जाता, आपके एक्शंस बता देते हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे बस जब समझ में आई और कैसे मैंने एक्सेस जब करना शुरू किया, देखा, मैं अपने लिए खड़ी हुई, नो करना सीखा। सब कहते हैं लर्न टू से नो, पर कैसे नो करो, हम बोल ही नहीं पाते हैं। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। आप देखो कई लोगों का एक्सप्रेशन, मेरा एक्सप्रेशन जीरो था, मैं बोल ही नहीं पाती थी। मेरी सिस्टर भरी फैमिली में मेरे लिए इतने हार्श वर्ड्स यूज करती थी, मैं कभी बोल ही नहीं पाई तो मेरे लिए ऐसे क्यों बोल रही है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हम नहीं ले पाते अपने लिए स्टैंड। और फिर हम जैसे प्रॉपर गैस लाइटिंग होती है, नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। बाद में मैंने जाना कि अरे मैं तो इन लोगों में, ऐसे लोगों में रह रही थी। हम अपने लिए खड़े ही नहीं हो पाए। और हम लोग कितना पेरेंट्स को हाई पेडेस्ट्रियन पे रखते हैं भगवान, एंड वो होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपका कर्मा भी होता है, आपकी पास्ट लाइफ भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें, आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स भी होता है। आज मेरे पास बहुत सारे जब क्लाइंट्स आते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करने में, और जब मैं उनके करती हूँ, यू वोंट बिलीव, मैं कई बार कहती हूँ कि देखो अब आपका कर्मा आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, इन नियर डियर रिलेटिव्स के साथ खत्म हो चुका है। और अब आप समझ नहीं रहे हो, वो आपको गैसलाइट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। अब आप उनको छोड़ दो, अब आप अलग हट जाओ उस लीग से, अब नहीं आपको उनके साथ रखना। ये आप ये मत सोचो कि एक बहुत ओल्ड सेइंग है हमारे यहाँ कि ब्लड इज थिकर देन वाटर। आई डोंट बिलीव इन इट, आई टोटली डोंट बिलीव इन इट। क्योंकि जितना दुख आपको ब्लड रिलेटिव्स देते हैं ना, उतना कोई नहीं दे सकता। हर तरह का ट्रॉमा मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, इतना फाइनेंशियल लॉस उसका और उसके हस्बैंड ने मुझे दिया। एंड नोइंग एवरीथिंग, माय मदर एंड माय ब्रदर्स, दे नेवर टुक अ स्टैंड कि क्या हो रहा है। हमारे यहाँ कितना रिस्पेक्ट एक मैरिड लेडी और उसके हस्बैंड को दी जाती है। आई हैव ऑलवेज सीन गिविंग टू माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड, नॉट टू मी एंड माई हस्बैंड। सो कैटेगराइज होता है, कुछ लोग इसे मानते हैं। कई लोगों को ना मेरा ये सेंटेंस बहुत अजीब लगेगा, बट आई एम ओपनिंग माई हार्ट एंड सेइंग कि इसमें गलत कुछ नहीं होता, पर इसको पहचानो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपने लिए स्टैंड लो। ऐसे रिश्तों को निभाने से कोई फ़ायदा नहीं जो आपको अंदर तक टॉर्चर कर दे। मैंने अपनी बहुत हीलिंग करी है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा साबोटेज किसने किया, मेरी माँ और मेरी बहन ने। अभी रिसेंटली आप इस मैटर में वो भी देख सकते हैं, आईआईटी बाबा का सबसे मेन टॉपिक यही था कि माँ बाप क्या कर सकते हैं। माँ बाप का मेन मोटिव सिर्फ तुम्हें पैदा करना और पढ़ाना नहीं है, उनका मोटिव तुम्हें प्यार देना है। प्यार देना है। और ये बात सच है। मैं बताती हूँ, मेरे फादर आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर थे, आर्किटेक्ट थे। सोचो कितने पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल। और ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। वो जब यंग एज में उन्होंने नीदरलैंड से पूरे एशिया से सिर्फ 2 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे गवर्नमेंट एड पर, जिसपे वो पीएचडी करने गए थे। मेरे फादर एक थे उनमें से। हाँ, एक पापा थे और एक कोई रशिया से कहीं, सॉरी चाइना से कहीं, एशिया से सिर्फ 2 थे। वन वॉज माई फादर, हाईली एजुकेटेड, 29 कंट्रीज घूमे हुए। उन्हें कभी नहीं पता था मेरे साथ, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, मेरे साथ घर में क्या हो रहा है, मेरी मदर मुझे कैसे बिहेव करती है, या मेरी मदर और लोगों के साथ कैसे बिहेव करी है। ही वॉज टोटली नाइव। ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा कि उन्होंने कभी मेरी एजुकेशन पर, मेरी अपब्रिंगिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब आप मैं ऐसी कंडीशनिंग में पली बड़ी, ऐसे मेरे बिलीफ सिस्टम्स थे। जब मेरी शादी हुई, मुझे ना इस बात का बड़ा दुख था कि मैं इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं हूँ, जबकि मेरी सिस्टर आईआईटी रुड़की से पढ़ी हुई। मेरे कजन्स जिनके साथ मैं पली बड़ी, खूब सारे इंजीनियर्स, सब पढ़े लिखे। मेरा अपना भाई
उसके पेटेंट है 19। सोचो कितना हाईली क्वालिफाइड होगा, यूएस में बहुत अच्छा कर रहा है, हाई प्रोफाइल है, ही इज अ सीईओ। एंड उन्होंने कभी नहीं सोचा मैं इस पर तो ध्यान दूं, इसका बिहेवियर अगर ऐसा है या ये इतनी बुझी बुझी रहती है तो मैं देखूं तो इसके साथ घर में हो क्या रहा है। टोटली नाइव एवरीथिंग, राइट। जब मेरा पहला बेबी हुआ, 2 चॉइसेस थी मेरे पास, या तो मैं उसे वैसे ही पालूं जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला, या उसके अगेंस्ट जाके मैं उसकी अपब्रिंगिंग पे, पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान दूं। आई चोज द सेकेंड वे। एंड यू नो दैट टाइम मुझे ये सब मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं पता था। होता है लोगों को पता, बताओ, छोटी जगह के लोगों का नाम भी नहीं सुना था। ये तो आजकल ट्रेंड में आया पिछले 5-7 साल से, मैनिफेस्टेशन, एक्चुअलाइजेशन, ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको मैनिफेस्टेशन की छोटी सी बात बताऊं ना, आप हर वक्त जो बोल रहे हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, छोटी सी चीज है ये, उसमें कहाँ। और तभी तो कहते हैं अच्छा बोलो, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना हमेशा अच्छा बोलो। संध्या काल है अच्छा बोलो, सुबह सुबह का टाइम है अच्छा बोलो, दोपहर का टाइम है अच्छा बोलो, अरे रात में सोने से पहले क्यों गंदा बोलना, अच्छा बोलो, मतलब हर पहर अच्छा ही बोलो। उन्होंने ये थोड़े थोड़े लिंक्स बना रखे थे। तो हमेशा आपकी बोली ये होती है। और मैं हमेशा अपने छोटे से बेबी को अपने लैप में लेके बोलती थी, मेरा बेटा वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, बहुत ब्रिलियंट होगा। यू वोंट बिलीव यश, उस टाइम अगर आप मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन या घर की हालत देखते ना तो आप कहते हैं ये क्या बोल रही है, कोई सेंस भी नहीं बना रहा, हो ही नहीं सकता, ये ऐसी बात बोल भी कैसे रही है। सोचना तो बहुत दूर की बात है, मतलब बोल भी कैसे रही है ये बात। एंड यू वोंट बिलीव, मुझे नहीं पता 15 साल बाद क्या चेंज हुआ। मेरा बेटा बहुत अच्छे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने का, और वहाँ से सीधे अरबाना शैम्पेन जो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ा, और वो कोर्स किया जो उसका टॉप 3 था एस्ट्रोफिजिक्स में, एंड ही वाज अ टॉपर। क्या बात। तो यश, हम लोग जो, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि माँ बाप का काम प्यार करना होता है। मैं मानती हूँ आप डेस्टिनी किसी की नहीं बदल सकते, वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, जो आपकी लाइफ में होना है वो आपका होना ही है। मेरी सिस्टर बहुत बीमार पैदा हुई, उसकी बहुत सर्जरीज हुई पैदा होती, लेकिन मेरी मदर की जो अटेंशन उसके साथ थी, आप इसमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि वो बीमार पैदा हुई इसलिए मैंने उसका ध्यान रखा। अगर मैं ठीक थी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे और आप ये देखोगे ही नहीं कि वो घर के लोग मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं या इसके साथ हो क्या रहा है, राइट। तो आपकी, चाहे मैं कहती हूँ आपके बच्चे चाहे जितने रफ फेस में हो, माँ बाप का एक काम होता है उन्हें प्यार करना, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना। आजकल की आप लाइफ में देखो, मैं बताऊँ, मैं इसमें किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे बहुत बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं जी, और पेरेंट्स उन्हें दरकिनार कर देते हैं, फैमिली से निकाल देते हैं। क्यों इतनी ईगो रखनी, क्यों इतना प्राइड रखना। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कास्ट सिस्टम को मानते हैं, पैसों को मानते हैं, उन लोगों ने अपने बार्स बना रखे हैं, बाउंड्री सेट कर रखी है, इस बाउंड्री के अंदर फिट होगा तो ही परफेक्ट मैच है, अदरवाइज नहीं है। हाँ, अरे आपको कुछ नहीं पता पास से कौन कैसा कार्मिक बैगेज लेकर आ रहा है, कौन किसके साथ अपना अलाइनमेंट लेकर आ रहा है। अगर आप अभी नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में वो पूरा करना पड़ेगा, करना तो होता ही है ना। और बहुत ही प्यारी बात मैं बताऊं, अपनी ईगो पे आपको, अगर कोई इंसान इतना रूढ़िवादी है ना, जैसे मेरे फादर थे बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, रिजिड, मतलब शायद ही उन्होंने कभी बच्चों को पास बिठा के उनके सर पे हाथ रख के प्यार से बात करी हो, पूछा हो भाई तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या है। तो मैंने ये देखा कि हमारे जैसे बच्चों में जिनके साथ ऐसा हुआ है, अंदर से कुंठा होती है, वही तो इमोशनल ब्रेकडाउन बनते हैं, वही तो इमोशनल ब्रेक लाते हैं। एक जो होता है ना पर्सनालिटी ब्रेकडाउन जो बच्चों का होता है, सेल्फ वर्थ जीरो होती है, सेल्फ एस्टीम जीरो होती है, वो सबसे पहले पेरेंट्स ही क्रिएट करते हैं। मेरे तो सबसे ज़्यादा मेरी मदर और मेरे फादर ने ही कर रखा था, फिर उस पर एड ऑन मेरी सिस्टर करती चली गई। मैंने तो टोटली अपने आप को कैरी फॉरवर्ड किया, अपने आप में उठ के खड़ी हुई, अपने लिए मैंने खुद स्टैंड लेना शुरू किया, अपनी लाइफ का चार्ज लिया। लोग अपनी लाइफ का चार्ज नहीं ले पाते हैं जी, और सुसाइड कर लेते हैं। कितना आसान होता है। और फिर लोग, मैं बताऊँ क्या करते हैं, पल्ला ऐसे झाड़ के खड़े हो जाएंगे, हमारी क्या गलती है, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। माई सिस्टर यूज्ड टू से, हमारी गलती थोड़ी है कोई, ये तो है ही ऐसी। सिबलिंग्स, और मैं बिलीव करोगे आप यश, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो अपने ही सिबलिंग्स से सताए हुए होते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई अपनी बाउंड्रीज सेट करो, अपनी लाइफ का चार्ज लो, मत रखो ऐसे लोगों से, क्योंकि उन्हें गैसलाइट कर रहे हैं, वो नार्सिसिस्ट हैं 100%, वो आपको गैसलाइट कर रहे हैं। जेलस फैक्टर, अब आप इसे चाहे जेलस कर लो, चाहे उनकी लो सेल्फ एस्टीम है, वो आपके लायक नहीं है, लेकिन उन्हें उनका रास्ता दिखाओ। कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह के रिलेशन, क्योंकि अगर वो इस तरह से आपके साथ कर रहे हैं तो दे डोंट डिजर्व टू बी इन योर स्पेस। बट आपके जो कर्म है आप उनको तो भोगोगे ना,
जैसा कि प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर कोई आपको जला रहा है तो वो आपका कर्म काट रहा है, ठीक है। आप किसी से अपना कर्म काटे बिना कैसे डिस्कनेक्ट होगे? तो मैं आपको इसमें बताती हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करती हूँ, जो हमारी बात हो रही थी, आप मुझसे बड़े इंटरेस्ट में भी आकाशिक रिकॉर्ड्स पूछ रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। देखो, एक तो एस्ट्रोलॉजी होती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और इन सब पे चलती है, ग्रह नक्षत्र बताती है। एक होती है आपकी सोल एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो कि जब आप एक सोल जब फिजिकल बॉडी में आती है ना, बर्थ लेती है यश, तो वो कुछ एजेंडाज लेकर आती है कि मुझे इस फिजिकल बॉडी में ये मेरी फैमिली होगी, इसमें मुझे ये काम करने हैं। कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा जो पूरे नहीं हुए वो लेकर आ रही है वो, जी। और कुछ नए बॉन्डिंग्स भी अपने लेकर आ रही है कि भाई मेरा ये लाइफ प्लान है, मुझे ये पूरा करना है। यहाँ आके हम अटक जाते हैं मे बी ग्रीड की, ईगो की, प्राइड की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि अभिमान की एनर्जीज में, सेल्फिशनेस की एनर्जीज में हम फंस जाते हैं, तो हम कर्मा से अलग हो जाते हैं। अब भगवान ना बड़ी अच्छी चीज़, हम बड़ी अच्छी चीज़ कहते हैं, हम जो भी नेकी कर रहे हैं भगवान हम तुझे दे रहे हैं, या हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो हम तुझे दे रहे हैं। लोग ये नहीं सोचते कि अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो वो भी तो आप भगवान को दे रहे हो, भगवान वो भी तो देख रहा है, देख रहा है ना। आपको अपना कर्मा पूरा करना है, आई एग्री टू दैट, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर वो आपके डिजीज में टर्न हो जाता है तो वो कर्मा नहीं है, वो सोल सैबोटेज कर रही है। मेरे सगे मामा को कैंसर हुआ, एंड यू नो बिकॉज आई एम इनटू दिस, तो सोल्स मेरे पास आती हैं, तो सोल आई, तब मैं ये नहीं पहचान पाई कि ये मेरे मामा का है, सोल है। और ये तो मुझे लग गया था कि फैमिली में कोई जाने वाला है, किसी की डेथ होने वाली है, पर यू नो मुझे लगा ठीक है मेरी मम्मी भी बहुत एजड है, मेरे सास ससुर भी बहुत एजड है, हो सकता है लोग जा रहे हों। एक आदमी का यही है, तो मामा का दिमाग भी नहीं है क्योंकि बड़ी यंग थे वो। तो विद इन 2 days खबर आई कि मामा को लास्ट स्टेज कैंसर है, मुश्किल से डॉक्टर ने 6 महीने कहा है, वो भी अगर कोई मिराकल हो गया तो, अदरवाइज तो 2-3 मंथ से डॉक्टर ने कहा है कि डिटोरेट होते होते वो कर लो, इलाज करा लो, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, इस कदर कैंसर बढ़ चुका है। सो अब आई वॉज वेरी अटैच टू माई मामा, सो मैंने उनकी सोल टॉक करनी शुरू करी। तो सोल ने मुझे बताया कि मैं थक चुका हूँ ज़िंदगी से, मैंने निकलने का ये रास्ता अपनाया है, वर्षा तू मुझे रोकना मत, क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ सोल्स का, ये रिलीज़ करवाती हूँ, तू मुझे रोकना मत, क्योंकि अगर तूने मुझे रोका तो तुझे इसके आफ्टर इफेक्ट्स भुगतने पड़ेंगे, तेरी फैमिली को। तो ऑफ कोर्स मैंने अपने आप को कट कर लिया, मैं मिलने भी गई, सब कुछ किया, लेकिन मैंने फिर उनका केस एज अ क्लाइंट टच नहीं किया हीलिंग के लिए। अब ये सोल ने क्यों कहा, ये उसका बैगेज नहीं था, कर्मा नहीं था, लेकिन मेरे नाना नानी इतने गुस्से वाले थे और इतना सैबोटेज करते थे अपने बच्चों को, और मेरे मामा की थोड़ी जॉब लेट लगी थी, प्रॉब्लम्स थी उनको जॉब में, शादी भी लेट हुई, तो मेरे नाना बोलते भी थे, काफ़ी उन्हें सुनाते भी थे, तो वो सोल अपने आप को ना सैबोटेज करती चली गई। और ऐसे मैंने पता नहीं कितने केसेस देखे हैं यश। अभी रिसेंटली मैंने किसी का आकाशिक रिकॉर्ड्स किया था, तो दैट पर्सन वॉज इन द जेल, और उनकी डॉटर और वाइफ मेरे पास आई थी, तो उन्होंने उससे जब करवाना शुरू किया तो नाउ दिस साउंड वेरी वियर्ड टू द व्यूवर्स एंड ऑफ कोर्स टू यू, पर यू नो मैं झटके खा रही थी, जैसे अर्थक्वेक में झटके नहीं लगते हैं, और जिस सोफे पे मैं बैठी थी वो भी हिल रहा था, और उनकी वाइफ भी मेरे बगल में ही बैठी थी, तो वो भी हिल रही थी। बाद में उन्होंने सेशन के बाद बताया कि सोफ़ा हिल रहा था, मैं भी हिल रही थी, और डॉटर सामने की चेयर पर बैठी थी। वो कहती मुझे इतनी हैवी एनर्जीज फील हो रही थी। जब मैंने उन सर का आकाशिक रिकॉर्ड्स खोला, इतनी हैवी एनर्जीज थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर कर रखा था। जिस जॉब से उनका घर चलता था, उनको प्राइड मिली, उनको प्रेस्टीज मिली, वहाँ के ही कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने थोड़े से पैसे के लालच में दूसरे को बेच दी। नाउ दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप, जैसे सोसाइटी इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, किसी का मर्डर करना, ट्रस्ट तोड़ना इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आप ना यहाँ से कर्मा बन जाता है, आप समझ गए। तो वो चीज़ उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स में साफ आ गई। तो अब आप एजेंडा लेकर जो भी आए हो, एक तो होती है डेस्टिनी, एक होती है विल पावर। आप चाहे कुछ भी हो, आपकी एक विल पावर होती है जो आपको सब कुछ चेंज करवा सकती है। जैसे मैंने अभी कहा, मैं मानती हूँ भाई कुछ चीज़ें इनएविटेबल होती हैं, जैसे अगर कोई बच्चा बीमार, जैसे मेरी सिस्टर बीमार पैदा हुई, दैट वाज इनएविटेबल, तो मेरी मदर फादर का ध्यान ऑफकोर्स उस पर था, लेकिन आप बड़े बच्चों को भूल जाओ, दिस इज नॉट डन। प्यार करना तो है ही है, ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। तो वही चीज़ है, कुछ चीज़ें आपके नेचर के लॉ के अगेंस्ट होती हैं, अगर आप उसमें जाते हो तो उसमें आपकी ये क्या कर लेगा,
और वो सारा कुछ इनक्रिप्टेड आ जाता है। ऐसे ही एक चीज़ थी, एक मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट का बेटे का आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ा। दैट वाज द फर्स्ट केस, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोग भी जो होते हैं साइकिक और मीडियम्स, हम लोग भी जब आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं ना या मीडियमशिप करते हैं सेशंस, हर केस हमें भी कुछ नया सिखाता है। दैट वाज द फर्स्ट केस जिसमें मैंने ये सीखा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के कुछ पन्ने जल रहे थे उसमें, जी। और वो जल रहे थे। जब मैंने उसके कोर में जाके देखा तो पता चला कि वो सोल पिछले जन्म में तांत्रिक थे और उसने बहुत सोल्स को जबरदस्ती ट्रैप करके अपने मन की इच्छाएं पूरी करवाई थी। अच्छा। तो और वो सोल्स अब इस जन्म में उसको परेशान कर रही थी। जी। हम लोग कई बार जो कहते हैं ना कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक आदमी की इच्छा होती है हम सब कुछ कंट्रोल कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको फ्लो में होना चाहिए और आपको भगवान के जो कार्मिक मैं आपको बता रही हूँ वो कर्मा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ लोगों को अपने रूम में कोई फील होता है, तो लगता है कि कोई है जो हमेशा हमारे साथ आगे या पीछे चल रहा है। तो क्या वो सोल का कनेक्शन होता है? कई बार एंटिटीज होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं। जैसे मैं आपको अपना ही बताती हूँ, क्योंकि मैं मीडियम हूँ, तो मतलब हर वक्त मेरे रूम में कोई ना कोई रहता है और मैंने आवर्स फिक्स कर रखे हैं कि मैं इतने घंटे, ये दिन के घंटे हैं जिसमें मैं तुम्हें रिलीज कराऊंगी। कई बार स्टक सोल्स मेरे पास आती हैं कि हमें रिलीज करा दे, बिकॉज दे नो द मीडियम। ये स्टक सोल्स कौन सी होती हैं? स्टक सोल्स जो जब हमारी डेथ होती है तो पोर्टल खुलता है कि आप लाइट में जा सकते हो। जैसे हम यमराज जी कहते हैं, उनके दूत कहते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो जा चुके होते हैं, वो हमें लेने आते हैं कि अब तुम चलो सोल, क्योंकि उसके लिए नया पैसेज होता है, वो डरती है, तो उसे कंफर्ट करने के लिए ये लोग उसे लेने आते हैं। पोर्टल खुलता है और 13 दिन तक वो पोर्टल खुला रहता है, क्योंकि जब सोल निकलती है एक फिजिकल बॉडी से, उसे ये अर्थ प्लेन, ये फैमिली उसकी नोन है, उसे अटैचमेंट रहता है। तभी हम वो 13 दिन कहते हैं ना, रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बेड भी दे दो, उसके खाने के बर्तन भी दे दो, चप्पल कपड़े जूते सब निकाल दो, जिससे उसे पता चले कि भाई अब मैं जा चुका हूँ और अब मुझे यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ पे अब नहीं हूँ, उसे कोई हुक पॉइंट्स ना दिखें। तो कई बार तो सोल चली जाती है, पर अगर वो एंगर, रिवेंज, रेज में या अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट में होती है, या किसी ट्रॉमा की वजह से मरती है, जिसकी सडन डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल, यहाँ मैं सुसाइड नहीं लूंगी, एक्सीडेंटल सडन डेथ हो गई, वो रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं मर भी गई हूँ। ऐसी बहुत सोल्स आई हैं मेरे पास कि ऐसे ही घूमते हुए कि हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है। मैं कहा कौन सा काम है आपका? ये है, ये है। मैंने उनके वेशभूषा से समझ गई कि ये अभी की तो नहीं है, तो पुरानी है। मैंने कहा आपको पता है आप कब की बात कर रहे हो? कहते अभी की बात कर रही हूँ मैं कहा अभी की? आप कौन से ईयर में हो? कहते मैं तो 18 समथिंग बोला उसने मुझे। मैं कहा आपको पता है ये 2020 या 21 चल रहा है अभी की बात बारे में? तो कहता है मैडम क्या बात कर रहे हो आप? नहीं ये तो उस साल की बात है। मैं कहा आप कैलेंडर जाके देखो, ये देखो आप कौन से उसमें रह रहे हो, कौन से घर में रह रहे हो, क्या ये अमेनिटीज़ थी, ये था, ये सब था? तो वो बोली अरे ये इतना कैसे, ये लाइट कैसे है, ये क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से उस टाइम लालटेन या इस तरह से चीज़ें चलती होंगी। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो वो टाइम निकल चुका है, पर अगर आप चाहते हो मैं आपको रिलीज़ कर सकती हूँ, यहाँ से आप भेज सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरी फैमिली तो मेरा वेट कर रही होगी। मैं कहा आप देख लो वहाँ कोई भी नहीं होगा, और अगर होगा तो वो भी आपके साथ स्टक हो चुका होगा, आप ले आओ उनको भी और मैं आपको रिलीज़ करा देती हूँ। तो कई बार ऐसे जब सडन डेथ्स हो जाती हैं ना, कि एकदम से मतलब एक्सीडेंटल डेथ हो गई, अर्थक्वेक आ गया, या कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई ऐसे ड्रॉन होकर मर गया या बाढ़ में मर गया, तो उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो मर गया और अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। एक मेरे पास केस आया था से 50-60 साल पुराना, कोई था जहाँ पे बम्बार्डमेंट हुआ था और वो डेथ हो गई थी, और वो वेट कर रही है डाइनिंग टेबल पर कि मेरे घर वाले आएंगे और खाना खाएंगे, और एरिस्टोक्रेट फैमिली थी, कोई डिप्लोमेट। और मैंने कहा कि कब आएंगे? कहते आ रहे हैं, बस मैंने खाना लगा दिया, वो आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा क्या टाइम हो रहा है? कहते घड़ी रुक गई है। मैं कहा बाहर देखो। कहते कोई भी नहीं है। मैं कहा कौन सा ईयर है? कहते ये ईयर है। मैं कहा ये तो ख़त्म हो चुका, आप इस ईयर में हो, आप जाना चाहते हो? वो किस कदर रोई है आप बिलीव नहीं कर सकते। मुझे उसे 15-16 मिनट लगे समझाने में, बताने में कि यहाँ से चलो, ये एरा ख़त्म हो चुका है, मैं आपको लाइट में रिलीज़ करा दी हूँ। तो कई सोल्स ऐसी स्टक हो जाती हैं जो किसी को हार्म नहीं कर रही, बस किसी का वेट कर रही हैं या बैठी हैं कि अभी आ ही जाएंगे, उनको मैं लाइट में ले जाती हूँ। कई बार बड़ी एंगर रिवेंज में भी होती हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, तो भी मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ। अच्छा चलो अब मैं आपको रिलीज़ करा देती हूँ, दूसरा जन्म लेकर आओ, गॉड से नया प्लान करवाओ, अपना सारा
रिकॉर्ड्स देखकर अपना कार्मिक और सारा जो भी है फॉरगिवनेस में करके सब करके कई बार समझाती हूँ, चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो इस तरह मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्लैनेट अर्थ को हल्का कर रही हूँ। क्योंकि आप मानो ना मानो यश, हम लोग जितने फिजिकल बॉडी में लोग अभी प्रेजेंट है ना, उससे 8 to 10 ज़्यादा एंटिटीज़ आज हमारे आसपास हैं। तो ये वो लोग होते होंगे जिनकी उम्र उतनी होती होगी बट उससे पहले उनका डेथ हो चुका हो। और उम्र भी नहीं, फिर उनकी चॉइस भी होती है, वो लाइफ चूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक्सट्रीम अटैचमेंट होता है, ये घर मैंने बनवाया, मैं इसे घर नहीं छोड़ के जा सकता। मोह। मोह, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे कैसे छोड़ के चला जाऊँ। ये मेरी फैमिली है, मेरे बिना एक थी गुजराती फैमिली जिसमें ये था कि मेरे बच्चे बिजनेस देख ही नहीं सकते मेरा, कैसे देखेंगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्यों नहीं सिखाया बिजनेस करना, अपने बच्चे को क्यों नहीं सिखाया, फिर तो 2 लड़के, आपको सिखाना चाहिए था। नहीं, मैं क्यों सिखाता, फिर मेरा कोई कंट्रोल ना रहता, फिर मेरी कोई वक़्त ना रहती, मेरी इज्जत ना रहती। यू नो दैट प्राइड, अपनी ईगो की मेरा कंट्रोल है सब पर, वो कंट्रोल में हम अपना रखना चाहते हैं, तो वो लोग नहीं सिखाते हैं आगे। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ भाई आप डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप आगे नहीं ले जा सकते। अब देखो, हमने किस टॉपिक से स्टार्ट की थी, एक्सेस कॉन्शियसनेस, बट ये सब कुछ कैसे कई चीजें आप डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है। मे बी वो व्यूअर्स आज इस पॉडकास्ट से रिलेट करें जिनको एंटिटीज के बारे में सुनना हो, अपना सोल प्लान, इसलिए कहते हैं सोल प्लान, सोल पर्पस, लाइफ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानो और उसके हिसाब से चलो। अब ये तो सोल हो गई जिनकी नेचुरल डेथ हुई हो या डिजास्टर में डेथ हुई हो या एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, बट आजकल तो मर्डर केसेस इतने हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जो औरैया में हुआ, वो हमारी हर बात से रिलेट करता है। पहली चीज़, माँ बाप का ईगो कि लव मैरिज नहीं करानी है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसको किसी ऐसे के संग बांध दिया जिससे उसका कोई कनेक्शन शायद ना हो, जो आप कार्मिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, और उसने उसका मर्डर भी कर दिया। अब वो सोल जो भी कर रही होगी, आपकी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई और जो वो लवर था उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई। इसका क्या कार्मिक रिकॉर्ड होता है कि इसको कौन संभालता है? देखो एक बात बताऊँ, इस पे बहुत मेजर पेरेंट्स होते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, ईगो आ गई ना कि लव मैरिज नहीं करनी। मैं एक यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जैसे एक होता है ना कि मैं डेमोक्रेसी पसंद करता हूँ, कई फादर्स ऐसे होते हैं, मेरा घर है, मेरे रूल्स चलेंगे, नहीं खानदान में लव मैरिज नहीं होती। जो हमने देख लिया, मेरे पास एक लेडी आई थी, एक स्किन डिजीज होती है, इसमें वाइट पैचेस होते हैं ना, सफ़ेद दाग होते हैं ना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसे क्या कहते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि वो काफ़ी एजिड थी लेडी, शायद 70s में थी, तो वो अपनी डॉटर को लेकर किसी इशू के पास लिए मेरे पास आई थी। तो वो ऐसी बात में वो बताने लगी मुझे, कहते हैं कि जी हमारे टाइम में था ना, बड़े बूढ़े बैठते थे मूढ़े पे और रिश्ता तय कर लेते थे, और मैंने तो शादी के बाद देखा कि मेरे हस्बैंड के ऐसे पैचेस थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे फादर ने ऐसे कैसे कर दिया। तो मैंने अपनी मदर से बोला, कहते खाता पीता लड़का, अच्छी फैमिली है, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हो गई शादी। तो ऐसे में बहुत दुख, रिवेंज फादर के लिए। वो लेडी पूरी ज़िंदगी में नहीं बोल पाई, लेकिन अंदर से दुख कि जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया उसी ने मेरे साथ ऐसा किया। लाइफ मेरी थी, पेरेंट्स की नहीं थी। प्लीज़ इसे ईगो ना बनाएं, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को, अगर उसे लव भी हुआ था, हो सकता है ना ये उसका कार्मिक रहा हो कि उसे उसके साथ ज़िंदगी बितानी थी। फिर लड़की जो रिवेंज ले सकती थी कि मर्डर करना और ये सब करना, शायद लवर के साथ मिलके जैसे भी उसने प्लान किया ना, वो फ्री विल हो गई, एक एंगर इशू आ गया। लोग सबसे ज़्यादा ऐसे क्राइम्स पता है सप्रेस्ड एंगर में आके करते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसे कर दी ना, मुझे अब ये भी नहीं चाहिए। इसी वजह से सुसाइड्स होते हैं, इसी वजह से मर्डर्स होते हैं, इसी वजह से कई बार फैमिलीज में इतना एक गुस्से की एनर्जी होती है ना कि आप उसे, मतलब आगे आने वाले बच्चे उसे भुगतते हैं। आप देखो ना कितनी फैमिलीज में आजकल का, तो मुझे नहीं पता, देखो शायद डेवलप सिटीज़ में ये ना हो, पर आज भी छोटे शहरों में एज गैप 8-10 साल का होता है, 15 साल का आज भी हस्बैंड वाइफ में होता है ना। और बड़े एजिड लड़कों के साथ यंग लड़कियों की शादी हो जाती है, वो जिंदगी भर गुस्से में रहती है। तो ये आ गई ना विल पावर आपकी, एक होती है ना विल पावर या फ्री विल, हम जिसे कहते हैं कि फ्री विल थी यहाँ पे आपकी, आपने फिर क्या किया, ऑफ कोर्स वो कर्मा बना, पर वो फ्री विल उसने इस तरह से यूज करी।
अभी इसमें देख सकते हैं जो मुस्कान थी, हम्म उसने अब उसकी बेटी के सामने मारा है या नहीं मारा ये तो बात नहीं पता, पर उसकी बेटी को एग्जैक्टली पता था कि पापा ड्रम में है। हम्म उसने पुलिस को बयान दिया पापा ड्रम में। हम्म जब अगर मान सकते हैं कि आपके संग ऐसा हुआ, आप अगर ऐसे नेचर में पले, तो या तो आपको अपनी बेटी को सही से पालना चाहिए था, अपनी बेटी के लिए निभाते, या आप अपनी बेटी को। अब उस बेटी का ट्रॉमा किस लेवल का होगा जिसने अपने बाप को ड्रम में देखा है। अब यहाँ से फेल्ड रिलेशनशिप्स आती हैं, जो आजकल हमारा यूथ शादी करने से घबराता है ना, लड़के लड़कियां, वो इसी वजह से घबराता है कि अब हम उसकी बेटी का एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोच सकते हो वो कितनी ट्रॉमेटाइज्ड होगी। हस्बैंड वाइफ के चाहे रिलेशंस जैसे भी रहें, एक बच्चे के लिए, लड़का हो या लड़की, उसके फादर बहुत हाई पेडिस्ट्रियन पे होते हैं, भगवान की तरह होते हैं कि वो उसे सब कुछ हैंडल कर लेंगे। माय किड्स आर ग्रोन अप, लेकिन आज भी उनके फादर उनके लिए बहुत, मैं जानती हूँ ना क्या रोल प्ले करते हैं। हम खुद नहीं कर पाते हैं पापा के बिना कुछ। ऑफ कोर्स आप बताइए, आप भी हैं, सब हैं, लेकिन एक कितना इत्मीनान है कि फादर हैं घर पे, फादर सब कुछ संभाल लेंगे एक छोटी से छोटी चीज के लिए। वो बच्चे जिंदगी भर, जो हाँ तक मैंने ऐसे बच्चों को, जितना मैंने अपना काम किया है, ट्रॉमा रिलीज नहीं होता है। और मदर के लिए उसे कितना एंगर होगा। अब क्या वो अच्छी मदर बन पाएगी, ये फिर एक क्वेश्चन। या वो क्या रिलेशनशिप में सबसे पहली बात किसी आदमी पे ट्रस्ट कर पाएगी, या किसी लेडी पे, किसी रिश्ते में, क्योंकि माँ बाप का और बेटी का ऐसा रिश्ता होता है ना, इतना नजदीक का, कि वो एक तरह से पूरा सप्रेस कर देता है, हैमर कर देता है सारी आगे की रिलेशनशिप्स को, वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगी। जी। अब जैसे ये टॉक्सिक पैटर्न्स हैं या जो भी लड़ाइयाँ हैं, इश्यूज हैं, तो हमारा एक्सेस कॉन्शियसनेस से इसको हील किया जा सकता है, या जिसके दिमाग में ट्रॉमेटाइज हो गया वो बार बार इसी को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, मैं बताऊँ, एक्सेस कॉन्शियस, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है। एक्सेस कॉन्शियसनेस इसे जड़ से मिटा सकता है। भाई मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, हम हमेशा ऑरा की बात करते हैं, हम चक्रास के अलाइनमेंट की बात करते हैं। आपके चक्रास अलाइनमेंट में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपका ध्यान भटकता है। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, क्या आप मेडिटेशन कर पाते हो? हो ही नहीं पाता। कि अगर कोई बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है या परेशान है, वो नहीं कर पाएगा मेडिटेशन। क्योंकि आपके माइंड्स लगातार पास्ट में हुक्ड अप है और वहाँ के थॉट्स आपको आ रहे हैं माइंड में। उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, जब आप अपने बार्स रन करते हो या जब आप फाउंडेशन करते हो, जिसमें क्लियरिंग स्टेटमेंट हम बार्स में भी बताते हैं और फाउंडेशन में भी बताते हैं। क्लियरिंग स्टेटमेंट एक ऐसा मैजिकल स्टेटमेंट है, कभी मैजिक वैंड सुना है कि बस ऐसे घुमाया और रिलीज हो गया? वो सब आपका सबकॉन्शियस से निकल देता है, क्योंकि जितनी भी ट्रॉमेटाइज मेमोरीज होती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी 95%, साइंस प्रूव कर चुका है 80 to 90%, और कई केसेस में मैं तो मानती हूँ 95% आपकी लाइफ सबकॉन्शियस माइंड आपकी गवर्न कर रहा है। मानो या ना मानो, बट दैट्स अ फैक्ट। हम सोचते हैं कि लॉजिक है, ये है, वो है, कॉन्शियसली हमने लिया, नहीं है, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उसके अंदर इन्वॉल्व। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सारी स्टोरी लिखी हुई है, आपकी पास्ट की, प्रेजेंट की। अब आप उसे रिलीज करके आसानी से अपना फ्यूचर बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी मेरे पास ऐसे फेल्ड रिलेशनशिप्स आते हैं, या जो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हुए होते हैं, ड्रेन्ड होते हैं, ब्रेक डाउन हो चुका होता है उनका, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कॉन्शियसनेस उन्हें रिकमेंड करती हूँ कि भाई 4.5 दिन की क्लास है, बार्स और फाउंडेशन मिला के करो और देखो कैसे जब्त से तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है। मैं आपको बता नहीं सकती, हज़ारों स्टूडेंट्स मैंने आज तक इसकी किए हैं और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई है। मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं कि इंसोम्निया ठीक हो गया और किसी का साइनस प्रॉब्लम ठीक हो गई, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये सब मैंने इससे हील कर रखा है। स्किज़ोफ्रेनिया जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, मैं फिर भी यहाँ पे ये कहूँगी कि प्लीज़ ये मत मानो कि हम भगवान हैं, ये आपकी भी रिसीविंग कैपेसिटी होती है, पर मैंने इससे ये भी ठीक किए हैं। पर ये बात हो गई कि जो लोग इससे अवेयर नहीं है, आजकल जो मैरिज फेलियर्स हैं, वो तो बहुत अवेयर लोगों के, बहुत पढ़े लिखे लोगों के, बहुत सेंसेबल लोगों के, बहुत ऊंचे पद पर लोगों के, जिन्हें पता होगा कि वे ऑफ सबकॉन्शियसनेस क्या है, कि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, या मैनिफेस्टेशन क्या है। उन लोगों को पता होगा कि वो लोग बहुत ऊंचे लेवल पे हैं। तो उन लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा जो ये सब चीज़ें हो रही हैं? मैं ये बताऊँ, कहीं ना वो हताश हो जाते हैं। एक बात मैंने देखी है, यश, आप चाहे जितना हाईली एजुकेटेड हो, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। आपकी सेल्फ वर्थ, एजुकेशन, आप जितनी हाई यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, आप जो भी कर लो, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। तो अगर आप अपनी अपब्रिंगिंग के वो प्रोसेसेस, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं या कंडीशनिंग्स हैं, उन पे काम नहीं करते हो, तो वो आपको ट्रॉमेटाइज कर देते हैं।
चाहे फिर वो सीईओ हो, चाहे कहीं का कुछ भी हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों के अपने पर्सनल कोचेस होते हैं। अमिताभ बच्चन का कोच है, शाहरुख खान के कोचेस हैं जो लगातार उनके ऊपर काम करते हैं, माइंडसेट वो अपना इस तरह का बनाते हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ लाइफ इज अ यू नो इन अ नटशेल लाइफ इज हिल्स एंड वैलीज। हमेशा आपका ग्राफ ऊपर जाए या ऐसे रहे जरूरी नहीं है, वो अप एंड डाउन तो होते ही हैं। मेरी लाइफ में भी होता है, मैं कोई अछूती नहीं हूँ उससे कि मैं ये सब, लेकिन अब मुझे अपने आप को संभालना होता है। मुझे पता है कि मैं नेगेटिविटी को अपने पर सवार नहीं होने दूंगी, मैं अपने आप को इससे निकाल के अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखती हूँ। आप बात कर रहे हैं, अभी बहुत जाने माने यूट्यूबर फेल्ड हुए हैं, एक तरीके से फेल कहा जा सकता है उसको, बहुत बड़ा फेल कहा जा सकता है। वो इनर पीस, सबकॉन्शियस माइंड और सबके बारे में बात करते थे, बट जब इतना इनर पीस पाया हुआ है, जब इतना सबकॉन्शियसली अवेकन है, वो बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद भी एक छोटी सी गलती कैसे हो सकती है? वही तो मैं कह रही हूँ, लाइफ इज फुल ऑफ वैलीज एंड हिल्स। जी। ऊपर नीचे तो होता ही होता है। कई बार आप जिस इन्वायरमेंट में बैठे हुए होते हो, आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि इसकी रेटिंग्स हम बढ़ा लें। मैं उन्हें दिल से बहुत पसंद करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं उनके पॉडकास्ट सुनती हूँ। ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं होगा, पर कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ये कार्मिक रिकॉर्ड भी हो सकता है। कार्मिक भी हो सकता है कई बार। फिर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अप्स एंड डाउन्स ऐसा नहीं है कि बुद्धा की लाइफ में नहीं आए थे। मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। बुद्धा तो इतने एनलाइटेंड थे, उनके इतने फॉलोअर्स थे, सब कुछ थे। कहीं बुद्धा जा रहे थे और किसी ने उनके मुंह पे स्पिट कर दिया और उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, बस आगे बढ़ गए। तो उनके फॉलोअर्स ने पूछा, डिसिपल्स ने, कि आपने क्यों नहीं कुछ किया? कहते वो मोमेंट था, वो निकल गया, ठीक है, उससे गुस्सा आया मेरे ऊपर, उसने हो गया। मैं फिर कह रही हूँ कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन इट्स ओके। आदमी उसे रियलाइज करो और फिर आगे बढ़ गया, इट्स फाइन। अमिताभ बच्चन का याद है, एक बार बहुत खराब फेस आया था, जी बिल्कुल, और फिर वो राइज कर गए। चेक बाउंस हो गए थे। चेक बाउंस हो गए थे, और आज आप देखो वो लिटरली आजकल मूवीज उन्हें ध्यान में रख के बनती है। उन्होंने एक माइलस्टोन सेट कर रखा है भाई। वो इस ईयर के सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स पेयर। आप ये देखो, कभी किसी बूढ़े आदमी की ऐसी पिक्चर्स चली थी? कभी उनकी चली हैं? लीव दैट, किसी भी हीरोइन कोई हॉलीवुड में जाके इतना नाम कर पाई जो प्रियंका चोपड़ा कर पाई? फेलियर तो उसने भी देखा है यहाँ पे, और अच्छा खासा फेलियर देखा है। यू नेवर नो, इंसान गलती करता है पर फिर उससे सीख जाता है। कई बार नोइंगली अननोइंगली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उससे सीख जाओ और ना करो तो कुछ तो देखो कर्मा होता है कि आपका कुछ पास बैगेज था, कुछ कई बार आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे होते हो कि हो जाता है, पर ठीक है, लाइफ गोज ऑन। अब जैसे एक चीज आपने पिछले सेंटेंस में, पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताई कि सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो फेल्ड मैरिजेस हैं, इनका एंड भी कोई सोल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना होता है, या बेसिकली ये सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है? देखो ऐसा होता है कई बार ना, वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी काम करते हो। निर्भया केस हुआ था, उसने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवा दी थी, है ना। मैं ये मानती हूँ कि उसका डेफिनेटली कार्मिक था, उस आदमी के साथ, ड्राइवर के साथ, और जो भी वहाँ पे कंडक्टर्स थे, सबके साथ उसका कार्मिक था। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा लेसन इंडिया के लिए भी था और वर्ल्ड के लिए भी था कि अपना जुडिशरी सिस्टम इस तरह से तुम ठीक करोगे, मैं ये करूँगी तो जुडिशरी सिस्टम ठीक होगा। आप समझ गए? कई चीज़ें नींव हिलाने के लिए भी होती हैं। पॉलिटिक्स में अगर बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कलकत्ता का केस हुआ है, सारे डॉक्टर्स बाहर निकल के आ गए, सारा कुछ हुआ। जैसे ममता बनर्जी जो सीएम है, हमारी दीदी, अभी वो ऑक्सफोर्ड में गई हैं और उनके अगेंस्ट में नारे लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो पूरा वेस्ट बंगाल को सब जगह लेकर आया है, ये चीज़ वर्ल्ड में लेकर आया कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, और उसे इस तरह से जल्दी से केस को साइडलाइन कर दिया गया। तो और एक जो छोटी मोटी लड़कियां जो बहुत ही एक लोअर फैमिली से होती है, सड़क ना, उनके साथ क्या होता होगा। तो कई बार वर्ल्ड वेलफेयर के लिए भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यू नेवर नो कि किस तरह से। मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब हम सब देखो बातों में आ ही जाते हैं। मैं इतनी ज़्यादा अवेयरनेस और इन सब की बातें करती हूँ, लेकिन जब केजरीवाल आए थे ना, उस टाइम मैं दिल्ली में रहती थी। मैंने भी वोट केजरीवाल के फेवर में ही करी थी, क्योंकि उस टाइम 11 या 12 की बात है, वो बहुत अच्छा बोलते थे और मैं उनकी बातों में आ गई थी। उन्होंने सब मिनिस्टर्स के लिए, सबके लिए बहुत कुछ बोला था और मैंने कहा हाँ ये सही है, मैं उनके फेवर में वोट देकर आई थी। है एंड ऑफ द डे अब आप देख लो 10 साल में सब कुछ आया। तो कई बार आपको कुछ चीज़ें ना आप सीखते भी हो।
कि हाँ भाई ये वर्ल्ड फेयर के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, फिर आप अपनी गलतियों से सीखते हो। तो हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर फिर क्या हमने उससे सीखा, आगे उसको हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हो आकाशिक रिकॉर्ड की, तो आकाशिक रिकॉर्ड से जो हमारे पास्ट कर्मास लिखे हैं, या जो हमारी लाइफ डेस्टिनी डिसाइडेड है, वो भी बदली जा सकती है। 100%। और उसमें सबसे बड़ा रोल आता है आपके पेरेंट्स का। मैं हमेशा हर पेरेंट्स से कहती हूँ प्लीज़ अपने बच्चों का आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाओ, अपना कराओ। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अभी एक लेडी ने मुझसे अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाया, उसे ना फिजिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स थी पैरों में। मतलब आप ये देख लो, साल में वो 2 बार कोची जाती थी कुछ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने के लिए। मेरे ख्याल से वहाँ पे बड़ा फेमस है कुछ हाँ ऑयल जी, ट्रीटमेंट हाँ समथिंग। बेंगलोर। हाँ है बहुत ज़्यादा। वो वहाँ जाती थी और तब भी उनको ना स्टमक में साइड में बहुत पेन्स होते थे, सारे कैंसरस टेस्ट भी उन्होंने करा लिए, सब तरह का टेस्ट करा लिया, कोई रूट कॉज नहीं निकला उनका। जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किया तो कुछ एंसेस्ट्रल उनका कर्स आ रहा था, और मैंने उन्हें बहुत छोटी सी चीज़ बताई कि प्लीज़, मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कोई भी कर सकता है, कि कुछ बहुत अलग चीज़ बताई, पर एक छोटी सी चीज़ मैंने उन्हें ये बोली कि आप सोने से पहले, क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है और सब जो भी आप बोलते हो आप डायरेक्टली वहाँ पे जा रहा है, और सबकॉन्शियसली ये सब चीज़ें आपसे कनेक्टेड होती हैं। तो आप बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू माई एंसेस्टर्स। अब जो भी होगी गलती मुझे माफ़ करो, मैं आप ही की लिनेज की हूँ, आप ही का डीएनए मेरे अंदर है, और इसे ठीक, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। बस इतना बोलना है, कुछ एक्सपेक्टेशंस के बिना कुछ मांगना नहीं है। विद इन 2 to 3 months उसने मुझे टेस्टिमोनी दी कि आप बिलीव नहीं करोगे, उसके पैरों का स्वेलिंग नहीं आई, उसका पेन यहाँ का ठीक हो गया, उसको और जो इश्यूज थे जॉब में और जैसे भी था वो भी सब रिलीज हो गया उसका। यू नेवर नो, अगर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स कराते हो तो आप ये मत सोचो कि अगर ये लिखा हुआ है तो ये तो पत्थर की लकीर है, आप बदल ही नहीं सकते, आप उसे हमेशा बदल सकते हो। आपकी चॉइसेस होती है, मैं फिर कह रही हूँ, एक तो डेस्टिनी होती है और एक विल पावर होती है, एक फ्री विल होती है। विल पावर को मैं यहाँ पे ज़रूर फ्री विल से कनेक्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे अपने आप को खड़ा करके आगे अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा कार्मिक आपका है या नेगेटिव आपकी पहले सोच थी और आप उसमें घिरे हुए थे, तो स्टेप बाय स्टेप लेकर, मैं भी एक दिन में ठीक नहीं हुई हूँ, मैंने भी अपने ऊपर बहुत काम किया, और तब आज जब मैं जाके स्टेज पर आई हूँ। मुझे मेजर फियर था कैमरे का, मैं नहीं बोल पाती थी, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा शाई थी, मैं इतना कुछ बोल ही नहीं पाती थी, मेरे स्टमक में कुछ होने लगता था और मेरे लेग्स टंबल करने लगते थे, दे यूज्ड टू शेक। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, आई हैव लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सो इट टेक्स टाइम, पर अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते हो ना, ये आपका दिखता है। तो पेशेंस इज द की। और ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ जाता है, आप उसे हमेशा अपने स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस के थ्रू से रिलीज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये तो पहली चीज़ है कि प्लीज़ पेरेंट्स अनकंडीशनली अपने बच्चों से प्यार करें, उन्हें मेन में ना निकालें। एक कोई ऐसी केस स्टडी जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड से अपनी लाइफ पूरी टर्न आउट की हो। एक बच्चा था, जी। मैं अभी उसका केस कर ही रही हूँ, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि विद इन 1-2 days इतना उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया था कि उसके पेरेंट्स सरप्राइज हो गए थे। उस पे मेजर एंटिटी अटैक था, और वो भी डेमोनिक एंटिटी अटैक था, अच्छा। डेमन्स थे, एंड उसकी बहुत ख़राब हालत थी। अब मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी कि आप लोग देखिएगा अपने सराउंडिंग्स में, अगर ऐसे केसेस आपके घर में हों, बहुत फाउल स्मेल आती थी, जैसे किसी ने एक्सक्रीट किया हो। वो बच्चा कई कई दिन तक नहाता नहीं था, और बहुत बुरी तरह से अपने पेरेंट्स को हिट करता था, ब्लड आ जाता था, ठीक है, एंड हमेशा नेगेटिव थॉट्स, हमेशा कहता था तुम भी मर जाओ, मैं भी मर जाता हूँ, जीने में क्या है। उनके घर में कोई भी रिलीजियस प्लान चलता नहीं था, और मतलब इतनी शक्ति आ जाती थी उस बच्चे में, लीन एंड थीन बिल्कुल, पर बॉक्सर से भी वो कंट्रोल नहीं होता था। जब वो अपनी पावर में आता था ना, इतना ज़्यादा, और सो रहा है तो सो ही जा रहा है, ज़रा सा खाता था, उसके पेरेंट्स को इतनी चिंता थी कि हमें लगता है कि भी 2-3 महीने से ज़्यादा जिएगा नहीं, मतलब बिल्कुल डिप्रेस स्टेट। आँखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे, नेल्स काले पड़ने शुरू हो गए थे, स्किन बिल्कुल जिसमें कोई मतलब ग्लो ही नहीं होता ना, वैसी फेड्स। स्किन हो गई थी उसकी, फेड। ऑरा उसका, ऐसे लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है, बीमार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार ही पड़े रहते हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, पुराने कपड़े ही पहने हुए 1-1 2-2 महीने तक, नहा नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है उसे, घर से कोई आ नहीं सकता, घर में कहीं जा नहीं सकता, कुछ नहीं। तो उसके पेरेंट्स आए मुझसे मिलने, तो ऑफ कोर्स जैसे मैं स्पिरिचुअल असेसमेंट करती हूँ, मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स किया। आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के बाद साफ आ गया वो जिस घर में रह रहे थे वो एंटिटीज़ का घर था, और एंटिटीज़ ने कहा ये घर हमारा ही नहीं, यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा।
तो मैंने एंटिटीज से साफ बात की, मैं कहा अच्छा ठीक है चले जाएंगे, तुम इस बच्चे को ठीक कर दो। तो जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं स्पिरिट्स के साथ, सोल्स के साथ काम करती हूँ, तो मैं उनके साथ एक चैनलिंग करके उन्हें अच्छे ह्यूमर में लेकर, अच्छी गुड स्पिरिट में लेकर उनसे के साथ काम करती हूँ। फिर मैंने बच्चे को देखा तो उसमें डमन था, और पूरा अच्छे से बात हुई, सब हुआ। मैंने कहा ठीक है मैं काम करती हूँ। मैंने जब उस बच्चे के घर में काम करना शुरू किया, जब मैं पहले दिन उस बच्चे के घर में गई, आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों को ना बड़ा शौक होता है एंटीक्स रखने का। एंटीक्स जनरली लेने नहीं चाहिए, मेटल के और ये सब, या मिरर्स लेने नहीं चाहिए। बंजारा मार्केट इस मामले में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना, कि सस्ते में मिल जाता है, चलो खरीद लो। एंटिटीज़ सबसे ज़्यादा अटैच होती हैं मेटल से, और एंटीक्स की अगर होंगे ना तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से, उसके फादर को शौक था एंटीक्स इकट्ठा करने का, तो किसी नवाब के यहाँ से, किसी किले में से उन्होंने खरीद रखे थे। लिटरली जब मैं उनके घर में घूम रही थी तो एक जगह जाके मैं रुक गई, मैंने कहा ये कहाँ से लाए हो? कहते ये एंटीक है और ये है। मैं कहा इसमें एंटिटीज है, निकालो। और जब नेक्स्ट डे वो रिलीज निकाल रहे थे ना, तो उनके घर के बगल में 2 कुत्ते थे, वो उसे देखकर इतना बार्क उन्होंने किया है, जानवर समझ जाता है, जानवर समझ जाता है। तो खैर निकाला, सब रिलीज कराया, बहुत सारी चीज़ें कराई। 1 आध दिन में ही उनको अंतर दिखने लगा, और वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, घर से बाहर निकलता भी है, हंसता मुस्कुराता है, अच्छे से खाने लगा, ड्रास्टिक चेंज आ गया, नहाने लगा, स्मेल चली गई। तो आप ये मत सोचो कि अगर ये सब है तो ये ठीक नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स ठीक हो सकता है। और अभी आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं कह दूँ, जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, मेरे आगे के 3 से 6 महीने बिल्कुल बुकड है मेरे अपॉइंटमेंट्स में। नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारे व्यूअर्स पे। ज़रूर। हमारे सनातन पद्धति में एक कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म, जो कि कई बार देखा भी गया। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस उसको कैसे हील कर सकता है? देखो, पास्ट लाइफ हम सब ने जी है, जी ठीक है, हम सिर्फ सनातन में मानते हैं, पर मेरे पास क्रिश्चियंस भी आते हैं, हर धर्म से आते हैं, मैं तो कोई भेदभाव करती नहीं। और मैंने सब क्या देखा है कि पास्ट लाइफ वो लीड करके आए हैं। पास्ट लाइफ आपके स्पेस से जाती नहीं है, लेकिन उसके जो इम्प्रिंट्स होते हैं, वो जो आप इम्प्रिंट्स वहाँ से लेकर आ रहे हो, कार्मिक बैगेज या अनफुलफिल्ड अपने लेसन्स, वो आप इस लाइफ में लीड कर रहे हो, वो आपको जब पता चल जाता है ना आकाशिक रिकॉर्ड्स देखकर, तो आपके लिए वो नहीं हील करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न्स लगते हैं कि पैटर्न्स और लूप्स तो मेरे चले ही आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं जो मुझे इतना डिस्टर्ब करते हैं, अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स कराओगे, हमें पता चल जाएगा वो पास्ट लाइफ से है, आप उसे हील कर सकते हो आराम से। अब आपका आकाशिक रिकॉर्ड में और एक्सेस कॉन्शियसनेस में, दोनों में एक स्टेटमेंट होता है, क्लियरिंग स्टेटमेंट। नहीं, वो सिर्फ एक्सेस कॉन्शियसनेस में होता है, आकाशिक में नहीं होता। तो वो जो क्लियरिंग स्टेटमेंट्स है, वो आजकल की जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं या जो रिलेशनशिप फेलियर्स हैं, क्या वो उनको हील कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है, क्योंकि ना जितनी भी टॉक्सिसिटी आपकी आ रही है, वो देखो भाई आपने अपनी क्लोज इन्वायरमेंट में ली है या पास्ट लाइफ से ला रहे हो। तो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, हेल्पलेसनेस है, गिल्ट है, ग्रीफ है, यही तो इमोशंस है जो आपको स्टक रखते हैं और टॉक्सिसिटी लाते हैं। और ये सारा कहाँ स्टोर होता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो क्लियरिंग स्टेटमेंट ना चैलेंज करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और वहाँ से क्लियर करता है सारा कुछ रूट से। तो आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड मोर ऑफ दैट, हमेशा सबकॉन्शियस माइंड ना आपकी लाइफ को गवर्न करने का 95% जिम्मेदार होता है। तो अगर आप वहाँ से क्लियरिंग करनी शुरू करते हो ना, ट्रस्ट मी, हर तरह की रिलेशनशिप, आप अपने साथ अपनी रिलेशनशिप बहुत चेंज कर सकते हो। देखो यश, लोगों को ना बड़ी दिक्कत होती है 2 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़, उन्हें कई लोगों को नींद ढंग से नहीं आती, और एक उनका पेट साफ नहीं होता। ये 2 चीज़ अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, दिस इज़ द ब्लेसिंग इफ यू आर गेटिंग, बाकी एवरीथिंग इज बोनस। और यही 2 चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सैबोटेज करती थी। ना मुझे नींद आती थी स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद, और मेरा स्टमक इतना अपसेट रहता था, कॉन्स्टिपेशन, हाईली कॉन्स्टिपेटेड। यही चीज़ें मेरी एक्सेस कॉन्शियसनेस ने ठीक कर दी। मैंने अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ा और हीलिंग सारी मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू करी, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अच्छे से सोती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, अपना रूटीन, अब मेरा बिल्कुल स्पिरिचुअल रूटीन चेंज हो चुका है अब। जी। आजकल जो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन एस्ट्रोलॉजर ने सिर्फ मनी, सक्सेस और अचीवमेंट्स के लिए बना दी है। बट क्या रियलिटी में मैनिफेस्टेशन हमारे वाउंड्स और हमारे इमोशनल पेन को, हमारे डीप सबकॉन्शियस माइंड को भी बदल सकते हैं? हाँ जी, बदल सकते हैं, क्योंकि आपको कैसे आते हैं डीप वुंड्स? टॉक्सिसिटी से आते हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इमोशनल आपके साथ ब्रेक डाउन हुआ होगा, उससे आते हैं आपकी ट्रॉमास, वुंड्स। हम कहते हैं ना, रिस रहा है अंदर, दुख रिस रहा है, एक टाइम के बाद यश आंसू आने बंद हो जाते हैं। जैसे मेरा हाल था, मैं उसके बाद मेरा रोना बंद हो गया था। मेरी बहन जो मेरे साथ करती थी और मदद करती थी, आंसू नहीं आते थे, पर मैं गुमसुम ऐसे बैठी रहती थी, जैसे अंदर कुछ मर नहीं जाता, एक अजीब सा कुछ हो जाता है कि
जैसे एक डेड बॉडी बैठी है, दैट्स इट, कि बस काम कर रही हूँ कि 2 बच्चे हैं घर में, इन लॉज हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका है, हंसना भी मैं भूल चुकी थी। वो चीज़ एक्सेस मेरे अंदर लाया, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी रिमूव करता है। भाई आप मनी का क्या कर लोगे, पति मेरा कमाता था पर मैं उसका भी सुख नहीं ले पा रही थी। आप समझ गए, वो टॉक्सिसिटी निकालता है एक्सेस आपके अंदर से। तो वो जो ट्रॉमास होते हैं, वुंड्स होते हैं, गहरे जख्म जिसे हम कहते हैं ना, कि मेरा दिल रो रहा है, खून निकल रहा है, वो सब रिलीज करता है एक्सेस। अच्छा, तो इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन, आप मान लीजिए कोई है जिसको ट्रायल लेना है कि मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, तो बेसिकली स्टार्ट के लिए हर किसी को अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए और कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले प्लीज़, जो अपना पास्ट बैगेज है, अगर आप लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर ली अपना गोल अचीवमेंट करके, गोल्स आपने अचीव कर लिए विजन बोर्ड से, एफर्मेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव बोलने से। पर अगर आपके कुछ बिग अचीवमेंट्स हैं, लोग कई बार सोचते हैं छोटी मोटी चीज़ें तो हो जाती हैं यार, बड़ा तो हम अचीव ही नहीं कर सकते, चल भगवान का शुक्र है हमने ये छोटा कर लिया, ग्रेटिट्यूड में आ जाओ और बड़ी चीज़ें छोड़ दो, शायद हमारी डेस्टिनी में यही था। ये ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ अपने ऊपर गिव अप मत करो। एक दिन की क्लास आके करो हमारे साथ, एक्सेस बार्स, जो पहला लेवल है एक्सेस कॉन्शियसनेस का, द बार्स करो, और हम वहाँ से ना आपकी लिमिटेशंस रिलीज करते हैं। एक्चुअली में एक्सेस बार्स इज़ अ वेरी मोस्ट पोटेंट की ऑफ अनलॉकिंग योर मोस्ट डिज़ायरिंग, मोस्ट क्रिएटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स। जो आपने बस ड्रीम्स में सोचा होगा ना, वो उसको अनलॉक कर देता है एक्सेस बार्स, आपके सामने पेश कर देता है। क्योंकि हम बिलीफ सिस्टम से बने हैं, हमारी कंडीशनिंग्स हैं, वो सब कुछ वहाँ से वो रिलीज़ करता है। हम लोग सारा कुछ जो भी हम बोल रहे हैं आज आप और मैं जो हैं, हम सब कंडीशनिंग की तो प्रोडक्ट्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स की तो प्रोडक्ट्स हैं, और वो सारा कंडीशनिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम्स को रिलीज़ करता है। जब वहाँ से वो रिलीज़ होगा तभी तो आपको अपने ऊपर फेथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ, हाँ मैं ये ले सकता हूँ। लोग मैनिफेस्ट करते हैं मनी के लिए, सक्सेस के लिए, अच्छी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, और ये रामबाण चीज़ है, प्रूवन, लोगों को करना चाहिए मैनिफेस्ट सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए। क्योंकि अगर अंदर से शांति होगी ना, तभी ये चीज़ें आपके पास आएंगी और वो टिक के रहेंगी। नहीं तो आप देखो, आती भी है और वो थोड़ा टाइम बाद चली जाती है, क्योंकि अंदर से पीस नहीं है। जी। तो दोस्तों, हमने वर्षा सांगल जी से जाना एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में, आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में और मैनिफेस्टेशन के बारे में। कैसे ये हमारी ज़िंदगी पर एक इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे बिलीव्स और एनर्जी को कैसे हमारे फेवर में लाते हैं, कैसे ये हमारी लाइफ चेंज करते हैं। अगर आपको ऐसे एपिसोड पसंद आते हैं या ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो आप अपनी एक आकाशिक रिकॉर्ड की क्लास वर्षा सांगल जी के साथ ज़रूर बुक कीजिएगा और उसके रिव्यू कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे ही और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस एपिसोड को लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। ऐसे ही और एपिसोड हम लाते रहेंगे। राधे राधे।